बच्चे नेक्स्ट है हमारा आंखें दुखना, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सोर आइज़। ये रोग किस में होता है? ये बच्चों में ज़्यादा होता है और इसका जो मेन कारण होता है वो इसलिए होता है कि या तो आपकी व्यक्तिगत स्वच्छता नहीं है, मतलब आप साफ़ सफाई नहीं रखते, और साथ ही साथ आपके जो आसपास का वातावरण है वो अस्वच्छ है, मतलब आसपास का वातावरण भी साफ़ सुथरा नहीं है। और ये मेन क्या होता है कि एक से दूसरों को भी फैलता है, मतलब ये संपर्क द्वारा भी फैलता है। अगर किसी की आंखों में ये प्रॉब्लम है, आंखें में इन्फेक्शन है, और आप अगर उनके कांटेक्ट में आते हैं, उनके संपर्क में आते हैं, तो आपको भी चांसेस होते हैं कि आपको भी ये चीज़ हो जाए। आंखों में धूल और अगर गंदगी गई हो तो उसकी वजह से भी आइज़ में इन्फेक्शन हो जाता है, आंखों में दर्द होता है, जलन होता है, इन्फेक्शन हो जाता है, और ये संपर्क द्वारा तो फैलता ही है। उसके अलावा इसके जो लक्षण हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी आंखों में दिक्कत हो गई है? आपकी जो आइज़ है वो बेसिकली ज़्यादातर लाल रहेगी, आंखें सूज जाती है, उसमें से पानी बहने लगता है और गंदगी भी निकलती है, और साथ ही साथ आंखों में काफ़ी दर्द होता है, आपको इवन खोलने में भी काफ़ी कठिनाई का महसूस होता है, आपको आंखें खोलने में बहुत तकलीफ़ होती है, आंखों में लगातार खुजली होती है और जलन भी होती है। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि आँखों को आप लगातार ठंडे पानी से धोइए, वॉश करिए। तो वो अभी हम आगे पढ़ते हैं कि कैसे हम इसका उपचार कर सकते हैं। देखिए, अगर ये दिक्कत होती है आँखों में, तो आपको क्या है कि आपको तेज़ रोशनी से दूर रखना पड़ेगा अपनी आइज़ को। इसीलिए क्या बोलते हैं कि आप चश्मा लगा कर रखिए, ताकि उसमें धूल मिट्टी ना जाए, उसमें तेज़ रोशनी ना पड़े, और आपकी जो आइज़ अगर वो कवर रहेंगी तो वो ज़्यादा सुरक्षित रहेंगी। आँखों को बोरिक के घोल से धोना चाहिए और सेंकना चाहिए। बोरिक आपको मार्केट में मिल जाता है, एक तरह से केमिकल भी ही समझिए वो होता है, और इसको आप घोल के पानी में मिला के इसको इससे आइस धो सकते हैं, और नहीं तो आप इसको सेक भी सकते हैं। और ये सब करने के बाद भी आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपके जो नेत्र विशेषज्ञ हैं, जो आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, उनको दिखाकर आप उनसे परामर्श लीजिए। वो जो भी आपको बताएं उनसे कंसल्ट करिए, तो जो भी मेडिसिन दें, दवाई दें, वो उस चीज़ को फॉलो करिए। उसके बाद है कि आप इस रोग से कैसे बचाव कर सकते हैं। ठीक है, उसके क्या उपाय हैं? एक तो जो स्वस्थ व्यक्ति हैं, जिनको इन्फेक्शन नहीं हुआ है, उनको दूर रहना चाहिए उन लोगों से जिनको ये आइज़ में इन्फेक्शन हो गया है, आइज़ में दिक्कत हो गई है, क्योंकि अगर आप उनके संपर्क में आएंगे तो आपको भी चांसेस हो सकते हैं कि आपको भी इन्फेक्शन हो जाए। साथ ही साथ हमेशा अपनी आँखों को अच्छे, मतलब स्वच्छ पानी, गंदा पानी ना हो, स्वच्छ पानी होना चाहिए, और शीतल जल, ठंडा पानी हो, उससे अपनी आइज़ को धोना चाहिए लगातार। और साथ ही साथ बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी आँखों पे चश्मा लगा के रखिए, ताकि आपकी जो आइज़ है वो सुरक्षित रहे, उसमें धूल मिट्टी रोशनी, ये सारी चीज़ें उसमें ना जाए। तो ये तो था बच्चे आपका आई सोर, जिसको बोलते हैं आँखें दुखना। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है मलेरिया, जो कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके इस चैप्टर का। वैसे ये चैप्टर ही पूरा बहुत इम्पॉर्टेंट है, बट मलेरिया आपका इसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी कहा जा सकता है, तो इसको आप अच्छे से समझिएगा। देखिए, मलेरिया बहुत ही कॉमन है, आप लोगों ने हमेशा, आप हर सीज़न में हर साल सुनते हैं कि मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, इन सब के बारे में आप सुनते हैं। तो ये मलेरिया होता कैसे है? ठीक है, देखिए, ये जो रोग होता है ये एक सूक्ष्म परिजीवी के कारण होता है, मतलब एक बहुत छोटा सा जीव होता है जो कहाँ होता है, एक एनोफिलीज, ये देखिए, एनोफिलीज नामक एक मादा मच्छर होती है, मतलब एक फीमेल मच्छर होती है, उसके पेट में ये जो सूक्ष्म परिजीवी हैं, जो छोटे से ये जीव हैं, ये किसके पेट में पलते हैं? एनोफिलीज नामक एक मादा मच्छर के पेट में ये पलते हैं। तो ये हमको काटते कैसे हैं? मतलब अगर ये एक मच्छर के पेट में है, ये अगर सूक्ष्म जीवी, तो ये मतलब कैसे होता है हमें मलेरिया? हम आगे समझते हैं। देखिए, जब ये जो मच्छर है, एनाफिलीज मच्छर, जब ये किसी व्यक्ति को काटते हैं तो क्या होता है, जो इसका लार होता है उसके अंदर कौन से जीव है? ये सूक्ष्म परिजीवी हैं। किसके अंदर? एनाफिलीज नामक मादा मच्छर के अंदर। तो जब ये एनाफिलीज नामक मादा मच्छर जो है, जब ये किसी व्यक्ति को काटेगी, तो उसका जो लार होता है, ठीक है, तो इस मच्छर का जो लार होता है, उस कि जिसको काट रही है उसके रक्त में प्रवेश के कांटेक्ट में आएगा। ठीक है, मान लीजिए मुझे एनाफिलीज नामक मच्छर ने काट लिया, एनाफिलीज मच्छर ने काटा,
तो उसका जो लार है वो मेरे किसके कांटेक्ट, मेरे ब्लड के कांटेक्ट में आया। अब क्या हुआ, तो वो जो परजीवी हैं जो उसके पेट में पल रहे थे वो मेरे ब्लड के अंदर आ जाएंगे, एंटर कर जाएंगे। किसके द्वारा? उसके लार के द्वारा। ठीक है, उसने मुझे काटा, अब उसके अंदर ये परिजीवी थे, तो वो परिजीवी लार के थ्रू मेरे ब्लड के अंदर आ चुके हैं, प्रवेश कर लिया। अब उसने क्या किया, मेरे को रोगी बना दिया। जैसे ही उसने प्रवेश किया, उस सूक्ष्म परिजीवी ने मुझे क्या कर दिया, उसने रोगी बना दिया। अब क्या होगा कि रक्त में क्या होता है, जो ये सूक्ष्म परिजीवी ना, इनकी संख्या बढ़ती जाती है, मल्टीप्लाई होते जाते हैं। पहले 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे ऐसे करके क्या होता है, इनकी संख्या बढ़ती रहती है। उसके बाद जब इनकी संख्या बढ़ती जाती है और फिर जब मच्छर दोबारा से रोगी को काटता है, ठीक है, मान लीजिए दोबारा से ये एनोफिलीज ने मुझे काटा, तो जो मेरे अंदर जो ये सूक्ष्म परिजीवी हैं वो कहाँ चले जाएंगे, वो उस मच्छर के पेट में वापस चले जाएंगे। मतलब ये साइकिल चलती रहती है। पहले उस एनोफिलीज के थ्रू मेरे अंदर आए वो परजीवी, सूक्ष्म परजीवी, उनकी संख्या मेरे ब्लड में बढ़ती गई बढ़ती गई। फिर जब दोबारा से मुझे मच्छर ने काटा, तो वो जो सूक्ष्म परजीवी जो जिनकी संख्या बढ़ती जा रही थी मेरे ब्लड में, वो वापस से उस मच्छर के पेट में चले गए। और इसी प्रकार क्या होता है, ये जीवन चक्र जो है वो चलता रहता है और इनकी संख्या ऐसे ही डबल होती जाती है, डबल ट्रिपल होती जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये मलेरिया होता है। मगर इसका जो मेन कारण है वो क्यों होता है, ये तो हो गया कि किस तरह से ये हमें रोगी बना देते हैं। मगर पहला हम ये देखेंगे कि इसके लक्षण क्या है, मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि आपको मलेरिया हो गया है। देखिए, पहले तो क्या होगा कि जो रोगी है जिसको ये बीमारी हो जाएगी, उसके शरीर में और उसके सिर में काफ़ी दर्द रहता है और उसको हमेशा वॉमिटिंग जैसा फील होता है, मतलब उसको उल्टी होती है, उसका जी हमेशा मचलाता रहता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि इसमें बहुत तेज से आपको सर्दी लगकर फीवर चढ़ता है। मतलब आप इसको कैसे अलग से पता कर सकते हैं कि आपको मलेरिया हुआ है, इसमें आपको ठंड बहुत तेज़ लगती है। जब भी फीवर आएगा तो पहले तेज़ से ठंड लगेगी, उसके बाद आपको फीवर आएगा। ठीक है, और जब आपका फीवर, जब आपका ज्वर उतरने लगता है तो आपको काफ़ी पसीना भी आने लगता है। तो ये इसके लक्षण हैं। उसके बाद अगर आपको ये मलेरिया हो गया है तो आप इसका कैसे देखभाल करोगे, इसका उपचार कैसे करोगे। सबसे बड़ी बात कि पहले इसमें आपको रेस्ट की बहुत ज़रूरत होती है, आपको विश्राम की बहुत आवश्यकता होती है। उसके बाद ये नहीं कि अपनी मर्ज़ी से आप मेडिसिन ले रहे हो और अपना खुद ही इलाज कर रहे हो। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप डॉक्टर की सलाह पे दिखाइए पहले डॉक्टर को, और वो जो भी दवाई दे आप उस हिसाब से अपनी दवाई लीजिए। रोगी को हल्का भोजन देना चाहिए। ठीक है, हम क्यों देते हैं हल्का भोजन, क्योंकि बुखार आया ना, बुखार में क्या होता है, आपकी जो शरीर की जितनी भी क्रिया होती है, पाचन शक्ति होती है, सब बहुत धीरे धीरे होती है। ठीक है, तो अगर आप रोगी को बहुत ही भारी भरकम मसालेदार ऐसा खाना खिलाओगे तो वो उस खाने को ना तो ठीक से पचा पाएगा, और इसीलिए हम हमेशा क्या करते हैं, हम हमेशा रोगी का हल्का भोजन देते हैं। और जैसे ही मान लीजिए उसका फीवर उतर जाता है, ज्वर उतरता है, तो ऐसा नहीं है कि आप असावधानी करें, परहेज ना करें, आराम ना करें, तो ऐसा नहीं है। अगर आपका फीवर उतर भी जाता है तो आपको बहुत ही सावधानी की आवश्यकता है, विश्राम की आवश्यकता है, और अपनी मेडिसिन्स भी कंटिन्यू रखनी है जैसे अगर आपके डॉक्टर ने बताया है। उसके बाद है, वो कहते हैं कि रोगी के बचाव के उपाय, मतलब आप इस रोग से कैसे उपाय कर सकते हो। अगर आपको ये पता है कि मलेरिया हमें ना हो, तो हम उससे कैसे, हम ऐसे कौन से उपाय करें कि हमें मलेरिया ना हो। देखिए, सबसे बड़ी बात ये, जितने भी क्योंकि मलेरिया मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, तो मच्छर कहाँ होते हैं, कहाँ पनपते हैं, गंदगी में। ठीक है, कहीं पे बहुत गंदा पानी इकट्ठा है, बहुत दिन से गड्ढे भरे हुए हैं, साफ़ सफाई नहीं है, वहीं पे मच्छर आते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको लगता है कि आपके आसपास साफ़ सफाई नहीं है, तो पहले तो अपना आसपास का सब कुछ आप साफ़ सुथरा रखिए। अगर गड्ढे भरे हुए हैं गंदे पानी से, उसमें आप क्या कर सकते हैं, उससे मिट्टी से भरवा दीजिए गड्ढों को। और अगर ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है तो आप क्या कर सकते हैं कि जो भी गंदा पानी है उसके ऊपर, उस गड्ढों के अंदर आप मिट्टी का तेल डाल दीजिए। तो उससे क्या होता है कि उसमें जो भी मच्छर के जो लार्वा होता है, ठीक है, जो मच्छर उसमें पनप रहे होते हैं, वो सारे मच्छर उसमें मर जाते हैं मिट्टी के तेल में। उसके बाद आपको ये भी पता है कि जो मच्छर होते हैं वो
जहाँ पे बहुत अंधेरा होता है, बहुत गंदगी होती है, वहाँ पे ज़्यादा मच्छर का निवास होता है। इसलिए हम क्यों बोलते हैं कि हमें रोज़ साफ़ रखना चाहिए, घर में धूप लगनी चाहिए, घर में अच्छी रोशनी आनी चाहिए, आपके जो खिड़की हैं, दरवाजे थोड़े खोल के रखने चाहिए, क्योंकि ताकि घर में शुद्ध वायु का आना जाना हो सके। इसलिए ताकि जो हमारा घर है वो साफ़ सुथरा जितना रहेगा, उतने ही आपके घरों में मच्छर वगैरह उतने ही दूर रहेंगे। उसके बाद आपको पता है कि अगर रात को सोते समय आप मच्छरदानी का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आज की डेट में आपको पता है मार्केट में इतने सारे क्रीम मिलते हैं जो मच्छर भगाने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे आप ओडोमॉस वगैरह लगाते हैं तो आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, अपने शरीर पर उन क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि मच्छर आपको ना काटें। उसके अलावा मच्छरों को भगाने के लिए आप नीम वगैरह भी घर में जलाइए। नीम है, गूगल है। गूगल मतलब एक तरह की धूप होती है जो आप घर में जला सकते हैं। और आपको पता है ऑल आउट वगैरह आप जलाते हैं, जिनकी वजह से आपको मच्छर नहीं काटते, मच्छर भगाने के लिए ये काम आते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप जितना अपने घर और घर के आसपास सफाई का विशेष ध्यान रखेंगे, उतना ही आपके घर में इन बीमारियों का प्रकोप नहीं होगा, उतने ही आप इन सभी चीज़ों से बचे रहेंगे। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये लास्ट टॉपिक है आपके इस चैप्टर का, बचाव के टीके। देखिए अभी तक हमने जो पढ़ा, अभी तक हम सभी रोग के बारे में पढ़ रहे थे। पहले हमने अपना खसरा पढ़ा, फिर हमने अतिसार पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा कि आंखें दुखना, फिर हमने पढ़ा मलेरिया। अब हम पढ़ रहे हैं कि ये बचाव के टीके। आपको पता है जब बच्चों को जन्म से ही उनको टीके लगने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, उनका पूरा एक चार्ट बनाया जाता है कि इतने महीने पे कौन सा टीका लगना है, फिर उसके बाद कौन सा टीका लगना है। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये टीके लगाना बहुत ज़रूरी है ताकि हम बच्चों को होने वाले रोग से, ठीक है, कि आगे चल के उनको रोग ना हो और वो रोग से बचाव कर पाएँ। इसके लिए ये टीके लगवाना बहुत बहुत आवश्यक है। इवन आप लोगों को भी टीके लगे होंगे, ठीक है। आप अपने पेरेंट्स से पूछिएगा कि आपको कौन कौन से टीके लगे थे, ठीक है। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि कौन कौन से टीके कब कब लगाए जाते हैं। देखिए ये पूरा टेबल है, ये आपकी बुक में भी बना हुआ है। तो आप ये जो पूरा टेबल है ये वाला आप अपनी कॉपी में भी बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा है कि टीका कब लगवाना है, ये आपका समय है, और ये है कौन सा टीका लगवाना है, ये टीकों के नाम है। पहला है जन्म पर, मतलब वो कौन सा टीका है जो बच्चा जब जन्म लेता है उसको लगाया जाता है, उसको बोलते हैं BCG का टीका, ठीक है। पहले तो ये BCG का टीका किस रोग के लिए, ये नाम है टीके का, ठीक है। BCG जो है ये टीका मतलब वैक्सीन जिसको आप बोलते हो, ठीक है। तो BCG का टीका, BCG जो होता है बेटा ये टीबी के लिए, मतलब ये जो टीका लगाया जाता है इससे टीबी के लिए रोकने के लिए लगाया जाता है। टीबी आपने सुना होगा, ट्यूबरक्लोसिस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं क्षय रोग। तो जन्म होने पर सबसे पहला जो टीका लगाया जाता है वो BCG का टीका लगाया जाता है ताकि आपको क्षय रोग मतलब टीबी से बचाया जा सके, ठीक है। उसके बाद जब बच्चा 1.5 महीने की उम्र में आता है तो उसको कौन सा टीका लगाया जाता है, उसको DPT, ये शॉर्ट फॉर्म है D फॉर डिप्थीरिया, ठीक है। उसके बाद P4 होता है पर्ट्यूसिस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं काली खांसी, और T4 होता है टेटनस, ठीक है। आपको ये सारे मैंने पहले भी पढ़ाए हुए हैं। D का मतलब है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया को हम कंठ रोहिणी भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि गला थोड़ा सूज जाता है, निगलने में दिक्कत होती है। ये भी छोटे बच्चों को ही होता है, 2 से 5 साल के उम्र के बच्चों को ज़्यादा दिक्कत होती है। और पर्ट्यूसिस मतलब होता है काली खांसी, इसमें खांसी बहुत तेज़ी से होता है, ये भी बच्चों को ही होता है, छोटे बच्चों को। इसको काली खांसी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो खांसी की आवाज़ होती है वो बहुत तेज़ होती है, ठीक है। तो इसमें भी सर्दी ज़ुकाम खांसी काफ़ी तेज़ हो रहता है। और टेटनस आपको पता होगा, जब भी कहीं लोहा वगैरह आपको लग जाता है तो आप टेटनस का इंजेक्शन लगवाने जाते हैं, ठीक है। तो ये वही वाला टेटनस है। तो ये DPT की फुल फॉर्म आपको पता चल गई है, ठीक है। डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस, जिसको हम हिंदी में तो डिप्थीरिया को हम कंठ रोहिणी भी बोलते हैं, पर्ट्यूसिस को हम काली खांसी बोलते हैं, और टेटनस ही होता है।
तो जब बच्चा 1.5 महीने की उम्र में आता है तो उसको डीपीटी का पहला टीका लगाया जाता है, और एक और टीका लगाया जाता है किसका, पोलियो की पहली खुराक पिलाई जाती है। कब, जब बच्चा 1.5 महीने की उम्र में होता है, ठीक है। फिर जब बच्चा 2.5 महीने की उम्र में आता है तो उसको डीपीटी का दोबारा से दूसरा टीका लगता है, और पोलियो की भी दूसरी खुराक पिलाई जाती है। फिर जब वो 3.5 महीने की उम्र का होता है बच्चा, फिर उसको दोबारा से डीपीटी का तीसरा टीका लगाया जाता है, और पोलियो की तीसरी खुराक पिलाई जाती है। ऐसे ही जब बच्चा 9 महीने की उम्र में आता है, जब बच्चा 9 महीने का हो जाता है, उसको खसरे का टीका, मैंने आपको पढ़ाया था खसरा, जिसको हमने इंग्लिश में मीजल्स बोले थे, उसको कौन सा टीका लगता है 9 महीने पे, खसरे का टीका। जब बच्चा 1.5 साल से 2 साल की उम्र के बीच में आता है, मतलब जब बच्चा 1.5 से लेके 2 साल के अंदर, उसको कौन सा टीका लगता है, उसको दोबारा से डीपीटी का बूस्टर टीका। बूस्टर टीका मतलब कि ये काफ़ी पावरफुल टीका होता है, ठीक है। तो डीपीटी का उसको एक बड़ा सा मतलब एक बूस्टर टीका लगाया जाता है, और पोलियो का भी बूस्टर मतलब ज़्यादा पावर वाला टीका पिलाया जाता है, पोलियो का बूस्टर खुराक पिलाया जाता है। तो इसलिए रोगों की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है, अगर आप चाहते हैं कि बच्चों को और आगे उनको इन सभी रोगों से बचाया जा सके, तो बहुत ज़रूरी है कि ये टीका उनको पिलाई जाए, और पूरी पिलाई जाए। यहाँ पे जितने भी ये लिखे हुए हैं जन्म से लेके 2 साल तक, ये ज़रूरी है कि उनको ये सारे टीके लगवाना ज़रूरी है। अगर आप इसमें से एक भी टीका मिस कर देते हो तो ये बच्चों के लिए दिक्कत हो जाती है। ओके, थैंक यू।